Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. ये वीडियो MA साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे हम MPC 001 के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके जून एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखना क्योंकि यहाँ पे मैं सारे आंसर्स को एकदम ईजी लैंग्वेज में आप सभी को समझाऊंगी जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप अपने एमए साइकोलॉजी के कोर्स के लिए मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट कोड्स हैं उनके लिए अपने गेस्ट पेपर्स को या फिर चैप्टर वाइज डिटेल्ड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने लिए अपने एमए के नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं जो कि जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए एक्सक्लूसिवली हमने प्रिपेयर किए हैं। ओके, सो नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे जहां पे आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जो वेरियस डोमेन्स हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो कि यहाँ पे एक कीवर्ड आपको दिख रहा है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है, देन उसके बाद हम इसके जो डोमेन्स हैं उनके बारे में लिखेंगे। ओके, सो व्हाट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी? तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी गाइस साइकोलॉजी की एक ब्रांच होती है दैट साइंटिफिकली स्टडीज इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस, परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, मतलब इन सभी के ऊपर चर्चा की जाती है, स्टडी की जाती है, लेकिन कैसे? साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, जो भी हमारे बच्चे होते हैं, जो भी ह्यूमंस होते हैं, उनका परसेप्शन, उनकी थिंकिंग, उनकी मेमोरी, लर्निंग, हर एक चीज के ऊपर स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आता है। अब हम यहाँ पे इसके डोमेन्स को जानेंगे। टोटल इसके 12 इंटरकनेक्टेड डोमेन्स हैं जिनको मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में विद गिविंग सम एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आएगा और आप अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग भी कर पाओगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा क्या होता है? परसेप्शन होता है। ओके, सो पहला परसेप्शन है। परसेप्शन का मतलब क्या है? परसेप्शन रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड एंड गिवन मीनिंग। तो जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसको समझ पाते हैं। जैसे कि जब हम एक रेड ट्रैफिक लाइट देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि ये एक सिग्नल है स्टॉप का। तो यहाँ पे क्या है? परसेप्शन है। यहाँ पे जो चीज काम कर रही है वो हमारा परसेप्शन है जो हमारी आसपास के एनवायरनमेंट को समझने में हमारी हेल्प कर रहा है। So it is not just receiving the stimuli but actively organizing them into meaningful experiences। तो केवल चीजों जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको गेन करना नहीं बल्कि उसको एक मीनिंग प्रोवाइड करना, उसको इंटरप्रेट करना आपका किस में आता है? परसेप्शन में आता है। देन होता है आपका पैटर्न रिकॉग्निशन। सो दिस डोमेन डील्स विद आइडेंटिफाइंग एंड कैटेगराइजिंग स्टिमुली बेस्ड ऑन द प्रायर नॉलेज। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे आसपास एनवायरनमेंट में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी स्टिमुलस हमें मिल रहा है, उस स्टिमुलस को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसे कैटेगराइज करेंगे। किस चीज के बेस पे? जो हमारा बेस रहेगा वो हमारी प्रायर नॉलेज रहेगी और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो रहेंगे। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी कैसे। तो देखो, जब आप किसी भी क्राउडेड प्लेस पे जाते हो तो अगर वहां पे आपका फ्रेंड खड़ा है तो आप इजीली उसके फेस को पहचान जाओगे और आइडेंटिफाई कर जाओगे कुछ वर्ड्स को। जैसे कोई भी वर्ड है हम उसका शुरू का देखकर ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये क्या होता है कि आपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया है। पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया है जब आपको कहीं पे कुछ फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं कोई साउंड्स या सिंबल्स के द्वारा। नाउ फिर आपका क्या होता है? अटेंशन। अटेंशन क्या है? Attention is the cognitive process that allows individuals to selectively focus on certain information। अब हमारे आसपास बहुत सारे स्टिमुलस हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? किसी एक पे फोकस करते हैं। तो दैट इज योर अटेंशन। तो अटेंशन एक प्रोसेस है जो इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि वो सिलेक्टिवली इररेलेवेंट चीजों को इग्नोर करते हुए केवल उन चीजों पे काम कर पाते हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है।
ये एक फिल्टर की तरह काम करता है जब इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, जो एक स्टूडेंट है जो क्लास में लेक्चर को पूरा फोकस करेगा, जो भी बैकग्राउंड नॉइस आएगी वो उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो ये अलग अलग डोमेन्स हैं आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी के। सबसे पहले आपका परसेप्शन था, देन यू हैव पैटर्न रिकॉग्निशन एंड वी हैव अटेंशन। इसके बाद आपकी कॉन्शियसनेस आती है, आपकी मेमोरी आती है। देन तो कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है खुद के बारे में अवेयर होना और अपने एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक होना। इट इंक्लूड्स डिफरेंट स्टेट्स सच एज अलर्टनेस, स्लीप, ड्रीमिंग, फोकस, अटेंशन। तो जब हम अवेयर होते हैं दैट वन इज डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द स्टडी एंड डेलिबरेटली रीफोकसिंग अटेंशन। तो कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम में हम क्या हो जाते हैं, जोन आउट हो जाते हैं। तो वहां पे हमें खुद ही पता चल जाता है कि हम कब जोन आउट हुए थे। फिर हम अपनी अटेंशन को वापस से क्या कर पाते हैं, रीफोकस कर पाते हैं। देन फिर आपका मेमोरी है। मेमोरी एक ऐसा सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एनकोडिंग के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और पुरानी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए भी। सो मेमोरी इज वेरी एसेंशियल। मेमोरी इज एसेंशियल फॉर लर्निंग एंड फॉर अडेप्टेशन। इट इंक्लूड्स सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो फॉर एग्जाम्पल, जब हमें किसी के घर का एड्रेस याद आना या जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने एग्जाम के दौरान सीखे थे, उस सबको हम क्या कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं। फिर आता है 6 नंबर पे आपका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। सो दिस डोमेन स्टडीज हाउ इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड एंड स्टोर्ड इन द माइंड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट, स्केमास एंड मेंटल मॉडल्स। तो क्या होता है कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो हमारे दिमाग में किस तरीके से स्टोर होती है, ये उसके बारे में स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग दैट बर्ड इज एन एनिमल दैट जनरली हैज विंग्स एंड कैन फ्लाई। तो अब हम यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज देखेंगे जिसके विंग्स हैं और वो उड़ रही है, तो बेसिकली हम उसको कैटेगराइज कर देंगे एज बर्ड। तो इंफॉर्मेशन क्या हो रही है माइंड के अंदर, एक कॉन्सेप्ट में, एक मॉडल के तौर पे क्या होती है, स्टोर होती है। फिर हम इमेजरी क्रिएट करते हैं। इमेजरी का मतलब होता है क्रिएट करना, मेंटेन करना, जो भी हमारी मेंटल इमेजेस है। फॉर एग्जांपल, मेंटली हम विजुअलाइज कर लेते हैं किसी रूम का लेआउट, कोई फ्यूचर इवेंट होने वाला है, हम उसको भी इमेजिन कर लेते हैं, तो वो आपका इमेजरी में आता है। फिर आती है आपकी लैंग्वेज। So language involves the cognitive process required for understanding, producing and using spoken and written communication. क्या होता है लैंग्वेज? लैंग्वेज हमारी भाषा। हम अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं चीजों को समझने के लिए, बोलने के लिए, इवन लिखकर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वहां पर भी। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर रीडिंग अ बुक, इफ वी आर राइटिंग एन एसे, या हम किसी कन्वर्सेशन में एंगेज हो रहे हैं, तो वहां पे जो हमारा डोमेन है वो लैंग्वेज डोमेन काम कर रहा है। फिर हमारा थिंकिंग डोमेन भी होता है। तो थिंकिंग में आपका क्या है, थिंकिंग एक हायर ऑर्डर की प्रोसेस है। रीजनिंग, जजमेंट, ये सब इसके अंदर आता है। जैसे हम एनिमल्स को मैमल्स में क्लासीफाई करते हैं, रेप्टाइल्स में करते हैं, बर्ड्स में करते हैं, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है जो हम थिंकिंग और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के द्वारा कर पाते हैं। देन वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एक फास्टेस्ट रूट को चूज करना, अगर हमें कहीं जाना है, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर आता है। देन वी हैव ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दिस एरिया कंपेयर्स ह्यूमन एबिलिटीज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो 11th डोमेन हमारा है वो क्या है, ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस एरिया के अंदर क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है ह्यूमन को विद एआई। तो कंपेयरिंग ह्यूमन विद एआई सिस्टम लाइक द रिकमेंडेशन इंजन और द चैटबॉट। फिर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फाइनल कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द मेंटल एबिलिटीज। थिंकिंग में, मेमोरी में, कहीं पे भी चेंजेस आना पूरे हमारे लाइफ स्पैन में, जब तक हम इन्फेंट होते हैं यानी छोटे बच्चे होते हैं, बुढ़ापे तक। तो जो बच्चा है वो धीरे धीरे ही बेसिक से एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को सीखता है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी के डोमेन्स के बारे में बताना होगा, तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। फ्यूचर में हम और भी न्यू वीडियोस को लेकर आएंगे। तो अगर आपको न्यू वीडियोस के इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जब भी कोई भी न्यू वीडियो, कोई भी नया अपडेट आएगा तो वो आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो नाउ गाइस, फाइनली फिर आपका क्या रहेगा, इसमें एक कंक्लूजन रहेगा। फाइनल जो आप लिख सकते हो आंसर में क्या, कि जो डोमेन्स हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के, वो कलेक्टिवली क्या एक्सप्लेन कर रहा है।
वो एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो चीज़ों को समझते हैं और सीखते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जो भी इसके डोमेन्स हैं दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड एंड टुगेदर वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। सो मोर ओवर एडवांसेस इन द कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस हैव फर्दर स्ट्रेंथन दिस फील्ड बाय लिंकिंग मेंटल प्रोसेसेस विद द ब्रेन एक्टिविटी। सो नाउ अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर आप मेरी सारी वीडियोस को देखोगे ना, अभी तो मैंने सिर्फ पार्ट 1 अपलोड किया है, बट पार्ट 2 पार्ट 3 को देखोगे तो वहां पे जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना वो मिलेंगे आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आपको क्या करना है, उसमें से एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, सिर्फ इतना पढ़ के जाओगे, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो क्वेश्चन है जीन पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी आपको बताना है, वो भी लैंग्वेज एक्विजिशन में। सो जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में बात करनी है, जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक्सप्लेन किया लैंग्वेज डेवलपमेंट को एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो अभी ऊपर हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा है उसके अंदर अभी हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला पढ़ा था, तो उसका ही पार्ट है ये। अकॉर्डिंग टू हिम लैंग्वेज डज नॉट डेवलप इंडिपेंडेंटली। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक पूरी थ्योरी दी है कि बच्चा जो है वो अलग अलग स्टेजेस में किस तरीके से भाषा को सीखता है, और वो कहते हैं कि भाषा जो है वो इंडिपेंडेंटली डेवलप नहीं करती। इंस्टेड गाइस वो क्या होता है, रिजल्ट होता है कि किस तरीके से बच्चे की कितनी एबिलिटी है और किस तरीके से उसकी जो एबिलिटी है वो समय के साथ ग्रो कर रही है। सो इन द सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट थिंकिंग कम फर्स्ट देन लैंग्वेज उसके बाद आती है। मतलब कि बच्चा पहले सोचना सीखता है, देन उसके बाद वो बोलना सीखता है। तो पियाजे बिलीव करते हैं दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू द इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। जो बच्चे हैं वो अपने आसपास के एनवायरमेंट के माध्यम से ही लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। एज देयर मेंटल स्ट्रक्चर्स बिकम मोर एडवांस, उनकी लैंग्वेज और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो जैसे जैसे उनका दिमाग एडवांस होता है वैसे वैसे फिर उनकी भाषा भी एडवांस होने लग जाती है। नाउ इनकी थ्योरी के कोर आइडियाज की बात करेंगे तो पियाजे आर्ग्यू करते हैं दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्राइव्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, देन फिर वो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है। अ चाइल्ड कैन ओनली यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आइडियाज दैट ही और शी ऑलरेडी अंडरस्टैंड मेंटली। ठीक है, मतलब कि जितना वो अपने दिमाग में समझ पाता है सिर्फ उतना ही बोलता है। So for example, if a child will learn words like bigger or smaller only after developing the ability, जब तक वो comparison की ability नहीं सीखेगा, ठीक है, पहले क्या डेवलप होती है, पहले डेवलप होती है एबिलिटी कंपैरिजन की, तभी तो वो बिगर और स्मॉलर समझ पाएगा। सो लैंग्वेज इज सीन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट नॉट इट्स कॉज। लैंग्वेज क्या है, विचारों का ही रिफ्लेक्शन है। अब उन्होंने कुछ स्टेजेस की बात की है। सबसे पहले 0 से 2 साल की स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जहां पे जो लैंग्वेज है वो काफी लिमिटेड है। जो बच्चा है वो रोता है एंड कुछ ऐसे वर्ड्स बस वो बोल पाता है, ठीक है, जैसे कि मम्मा वर्ड वो बोल पाता है। फिर आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल का होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाषा यहाँ पे बदलती है, मतलब मेन स्टेज है लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज यहाँ पे बच्चे की जो वोकैबुलरी है वो रैपिडली ग्रो करेगी और जो मतलब वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। लाइक अ चाइल्ड में टॉक अ लॉट अबाउट हिमसेल्फ बट में नॉट फुली अंडरस्टैंड। वो दूसरों के बारे में नहीं समझता, वो सिर्फ अपने बारे में समझता है 2 से 7 साल तक। फिर 7 से 11 में आती है गाइस उसकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहां पे उसकी थिंकिंग काफी लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। जो लैंग्वेज है वो क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड होगी। अ चाइल्ड कैन एक्सप्लेन व्हाई एन इवेंट हैपेंड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। सारी चीजें वो सीक्वेंस के द्वारा समझने लगेगा। फिर 11 साल और उसके ऊपर क्या होता है, अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। जो टीनेजर्स हैं वो बड़े बड़े टॉपिक समझ पाते हैं, जस्टिस, फ्रीडम, इमेजिनेशन, हर एक चीज वो समझ पाते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को क्रिएट कर पाते हैं, रीजनिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। देन फाइनली कुछ फीचर्स जो उन्होंने बताए कि लैंग्वेज डिपेंड करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। बच्चे लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू द इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन सपोर्ट करता है लैंग्वेज ग्रोथ को बट डज नॉट डिटरमाइन इट। थॉट प्रोसेस डेवलप होती है बिफोर द लैंग्वेज एक्सप्रेशन। फाइनली आपका कंक्लूजन आ जाएगा दैट जीन पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट लैंग्वेज एक्विजिशन is closely linked with the child mental development.
जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो क्या बताते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट से लिंक है। अकॉर्डिंग टू हिम, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसकी थिंकिंग भी कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। फिर हमारा फाइनल क्वेश्चन जो इस वीडियो में है वो है स्पीच डिसऑर्डर से रिलेटेड। स्पीच डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? So speech disorders refers to difficulties in producing speech sound correctly or fluently so that communication become unclear। ठीक है, यानी कि जो बच्चा है वो स्पीच की जो साउंड्स हैं वो क्या कर रहा है, डिफिकल्टी आ रही है उसको, क्लियर और करेक्टली वो नहीं बोल पा रहा, उसको डिफिकल्टी आ रही है, तो उसे कुछ विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हमने विभिन्न टाइप्स में बांटा हुआ है, जैसे कि कोई न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, कोई साइकोलॉजिकल हो सकता है, कुछ फिजिकल कॉजेज भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स को। ये क्या है? दीज इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक स्पीच साउंड करेक्टली। कुछ स्पेसिफिक साउंड्स को वो नहीं बोल पाएगा, ठीक है। द पर्सन या तो वो उन वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ऑमिट कर देगा, लाइक सेइंग वैबिट इंस्टेड ऑफ अ रैबिट और अ थॉप इंस्टेड ऑफ अ सॉ। So this usually happens due to the poor coordination. Speech organ, tongue and lip का coordination नहीं बन पा रहा, तो ये आपका articulation disorder है। फिर fluency नहीं हो पाती है, जो बच्चे हैं वो वर्ड्स को रिपीट करते हैं जिसे हम कहते हैं स्टटरिंग, ठीक है। मतलब कि वर्ड्स को प्रोलॉन्ग करके बोलना, लाइक आई वांट वाटर, इस तरीके से वो 2-3 बार बोलते हैं। दिस में इंक्रीज एंजाइटी एंड समटाइम्स एक्साइटमेंट। फिर उनके वॉइस डिसऑर्डर्स हो जाती हैं, कभी कभी जो उनकी साउंड है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है, या कभी वेरी हाई हो जाती है, वेरी लो हो सकती है। तो अ पर्सन स्पीकिंग इन अ वेरी रफ और ब्रीदी वॉइस ड्यू टू वोकल कॉर्ड प्रॉब्लम, तो उसको कोई वोकल कॉर्ड प्रॉब्लम होगी जब। फिर आपका फोनोलॉजिकल है, मतलब कुछ वर्ड्स बच्चे नहीं बोल पाते हैं, इंस्टेड ऑफ कैट दे कैन से का। द चाइल्ड में कंसिस्टेंटली ड्रॉप सर्टेन साउंड, मतलब कुछ साउंड्स को वो नहीं बोलेगा। This is your phonological disorder. In this condition, the person has a difficulty in understanding and using the sound pattern. मतलब पैटर्न को वो नहीं समझ पाएगा। फिर है आपका एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच। ये क्या है? सो दिस इज अ मोटर स्पीच डिसऑर्डर। क्या है गाइस ये? एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच, दिस इज अ मोटर स्पीच डिसऑर्डर वेयर द ब्रेन हैज अ डिफिकल्टी। यहाँ पे दिमागी डिफिकल्टी है क्योंकि वो स्पीच को मैनेज नहीं कर पा रहा। द पर्सन नोज व्हाट टू से, उसको पता है मुझे क्या बोलना है, बट उसकी स्पीच मसल्स काम ही नहीं कर रही, स्पीच वेरी स्लो है, ब्रोकन है, इनकंसिस्टेंट है। फिर है आपका डायजैर्थिया। Dysarthria occurs due to the weakness or paralysis of the muscles used in the speech. Slurred sound, unclear speech आना, जिसमें कोई ब्रेन इंजरी या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है। सो ये आप लिख सकते हो। एंड इन द फाइनल कंक्लूजन वी कैन से दैट द स्पीच डिसऑर्डर्स आर द कंडीशंस दैट अफेक्ट द क्लैरिटी, फ्लुएंसी एंड द क्वालिटी ऑफ द स्पीच। एंड ये आते हैं कई सारे इश्यूज की वजह से, फ्रॉम डेवलपमेंट इश्यूज और समटाइम्स योर न्यूरोलॉजिकल डैमेज, इन सब की वजह से। एंड अगर इनको अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो स्पीच थेरेपी के माध्यम से इन्हें ठीक भी किया जा सकता है। सो आई होप कि आपको मेरे सब बताए हुए जो तीनों क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक गिवन है आप उन्हें फॉलो कर सकते हो और हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़ सकते हो। ओके गाइस।